Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I have apologized for the inconvenience all of my students who were waiting for manual therapy lecture had to face. I'm really sorry, लेकिन कुछ circumstances ऐसे हो गए थे कि मैं lecture time पे upload नहीं कर सी। ये lecture आपका Wednesday को आना था, लेकिन it's 2 days late. क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में फ्लडिंग का भी काफ़ी चल रहा था और उसके अलावा मुहर्रम भी था, आशूरा के भी दिन थे, तो उस वजह से लेक्चर अपलोड टाइम पे नहीं हो सका। आई रिग्रेट दैट एंड आई होप एंड आई प्रॉमिस कि आई विल ट्राई कि आप लोगों के लेक्चर हैं और टाइम पे अपलोड हों, ताकि आप लोगों की जो मोटिवेशन है और जो नॉलेज के लिए जो लव है और जो आप लोगों की स्ट्रगल है वो उसमें मेरी वजह से कोई कमी ना आए। तो लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स सुने ज़रूर होंगे दोबारा और आप लोग कॉन्सेप्ट उनमें क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप मुझे किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना लेक्चर कहाँ पे ड्रॉप किया था? हम लोगों ने द फेसेट जॉइंट जो है यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लेना था, लेकिन द फेसेट जॉइंट को समझने से पहले लेट मी गिव क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पाइन के अंदर एक मोबाइल सेगमेंट होता है। उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्पाइन के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जनरल मूवमेंट और स्पेसिफिक मूवमेंट। और जनरल मूवमेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर स्पाइन के एक रीजन की मूवमेंट हम करवाएं, वर्टिब्रा के सेट की मूवमेंट करवाएं या पूरे स्पाइन की मूवमेंट करवाएं, तो ये 3 टाइप्स की मूवमेंट जनरल मूवमेंट के अंदर आती हैं। और स्पाइन के अंदर कितने रीजन्स हैं? स्पाइन के बेसिकली स्पाइन के अंदर 33 वर्टिब्रा हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा हैं, लंबर वर्टिब्रा हैं, सैक्रल वर्टिब्रा हैं एंड देन कॉक्सीडियल। सैक्रल और कॉक्सीडियल जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। तो क्या हुआ कि सर्वाइकल वर्टिब्रा एक वर्टिब्रल रीजन है, फिर थोरैसिक वर्टिब्रा एक वर्टिब्रल रीजन है, लंबर वर्टिब्रा एक वर्टिब्रल रीजन है, सैक्रल वर्टिब्रा एक वर्टिब्रल रीजन है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि सर्वाइकल वर्टिब्रा एक सेट ऑफ वर्टिब्रा है, ये बात भी ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि थोरैसिक वर्टिब्रा जो है वो थोरैसिक रीजन ऑफ स्पाइन है या थोरैसिक सेट ऑफ वर्टिब्रा है, तो ये बात भी ठीक है। तो अगर इन चारों रीजन्स में से किसी एक रीजन की या वर्टिब्रा के सेट की, मतलब कि एक से ज़्यादा वर्टिब्रा की मूवमेंट या पूरे स्पाइन की मूवमेंट, ये 3 तरह की मूवमेंट्स अगर इन्वॉल्व हो तो वो स्पाइन की जनरल मूवमेंट है, ठीक है। और जनरल मूवमेंट्स एक्टिव मूवमेंट थी, पैसिवली हम इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट्स पेशेंट खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है। दे आर अंडर वंस वॉलंटरी कंट्रोल। और सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो स्पाइन में प्रोड्यूस होती है वो है स्पेसिफिक मूवमेंट। और स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में हमने ये कहा था कि जनरल मूवमेंट में तो हमने ये कह दिया कि द मूवमेंट इज जनरलाइज्ड टू अ वर्टिब्रल रीजन और टू द एंटायर स्पाइन और टू अ सेट ऑफ वर्टिब्रा। ये 3 कंडीशंस है मूवमेंट के जनरल होने के लिए। लेकिन स्पेसिफिक मूवमेंट में स्पाइन के किसी खास वर्टिब्रा की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। उस वर्टिब्रा को हम मोबाइल किसी खास वर्टिब्रा जिसकी मूवमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम मोबाइल सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मोबाइल रिलेट्स टू द वर्ड मूवमेंट और सेगमेंट का मतलब कि किस एक पार्ट, स्पाइन का एक पार्ट है। वर्टिब्रा स्पाइन का एक सेगमेंट है, सारे वर्टिब्रा मिलकर स्पाइन बनाते हैं, लेकिन स्पाइन के अंदर वर्टिब्रा आर प्लेस्ड एज सेगमेंट्स। हमने इस रीज़न के लिए, चूंकि स्पेसिफिक मूवमेंट में हम एक खास सेगमेंट की मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं उस मूवमेंट को, और बाकी वर्टिब्रास की मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इंस्टेड हम बाकी वर्टिब्रास को स्टेबलाइज करते हैं और उस एक खास वर्टिब्रा की मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसीलिए हमने स्पेसिफिक मूवमेंट को सेगमेंटल मूवमेंट का नाम भी दे दिया। आप स्पेसिफिक मूवमेंट को सेगमेंटल मूवमेंट कहेंगे तो बात ये भी ठीक है। स्पेसिफिक मूवमेंट से क्या फर्क मतलब पता लगता है कि दिस मूवमेंट इज नॉट जनरलाइज्ड टू द एंटायर स्पाइन और टू द वर्टिब्रल रीजन और टू a set of vertebra. Instead, this movement is specified to a specific vertebra. This movement is isolated to a specific vertebra. ठीक है। और सेगमेंटल मूवमेंट इस लिहाज से कि क्योंकि हमने कहा कि सारे वर्टिब्रा मिलकर स्पाइन बनाते हैं और स्पाइन के सेगमेंट्स जो हैं वो वर्टिब्रा हैं। 33 के 33 वर्टिब्रा स्पाइन के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो थोरैसिक वर्टिब्रा हो, लंबर वर्टिब्रा हो, सैक्रल वर्टिब्रा हो या सर्वाइकल वर्टिब्रा हो। उनमें से हर एक इंडिविजुअल जो वर्टिब्रा है वो स्पाइन का सेगमेंट है, तो उसे हमने सेगमेंटल मूवमेंट का नाम इस रेफरेंस से दे दिया। अब जो जनरल मूवमेंट है वो तो पैसिवली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं आप,
पैसिव मूवमेंट को तो आप लोगों को पता है ना कॉन्सेप्ट क्या है, कि थेरेपिस्ट जो मूवमेंट पेशेंट पे परफॉर्म करता है और पेशेंट के मसल्स रिलैक्स होते हैं और थेरेपिस्ट जो उस पर मूवमेंट परफॉर्म करता है उसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि जनरल मूवमेंट पैसिवली भी परफॉर्म करवा सकते हैं और एक्टिव मूवमेंट भी हो सकती है जनरल मूवमेंट्स की। और एक्टिव मूवमेंट्स आप लोगों को पता है जिसमें थेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं होता और पेशेंट खुद वॉलंटरी कंट्रोल से अपनी मर्जी से जो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। तो जनरल मूवमेंट कैन बी बोथ एक्टिव एंड पैसिव, लेकिन स्पेसिफिक मूवमेंट में एक्टिव मूवमेंट वाली बात खत्म हो गई। स्पेसिफिक मूवमेंट हम अपने किसी एक खास वर्टेब्रा की, किसी एक स्पेसिफिक वर्टेब्रा की या किसी एक सेगमेंट की, व्हेन आई यूज द वर्ड सेगमेंट आई मीन वर्टेब्रा, क्योंकि स्पाइन के सेगमेंट्स क्या हैं, वर्टेब्रा। तो व्हेन आई यूज द वर्ड सेगमेंट, जब भी मैं वर्ड सेगमेंट बोलूं आपके दिमाग में सेगमेंट से वर्ड वर्टेब्रा आना चाहिए। तो सेगमेंट किसी एक खास सेगमेंट की मूवमेंट या किसी एक खास वर्टेब्रा की मूवमेंट हम इंडिविजुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वॉलंटरी कंट्रोल से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। थेरेपिस्ट अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से, एनाटॉमिकल जो एक्सटेंसिव एनाटॉमिकल नॉलेज और उसके बाद मोबिलाइजेशन टेक्निक से, स्किल से इन मूवमेंट्स को पैसिवली प्रोड्यूस करवाता है। तो उन मूवमेंट्स को हम स्पेसिफिक मूवमेंट्स का नाम देते हैं या सेगमेंटल मूवमेंट्स का। एंड व्हाई वी कॉल इट स्पेसिफिक मूवमेंट और एंड व्हाई वी कॉल इट सेगमेंटल मूवमेंट, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। अगर आपको समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा और फिर भी ना समझ आए प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना ये हमारा मकसद है। उसके बाद हमने अभी ऊपर पढ़ा कि स्पेसिफिक मूवमेंट में जो एक खास सेगमेंट की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है उस सेगमेंट को हम मोबाइल सेगमेंट कहते हैं। मोबाइल रिलेट्स टू द वर्ड मूवमेंट। मोबाइल सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि मोबाइल सेगमेंट में दो चीज जो है, तीन जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। दो फिसेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और इंटरवर्टेब्रल डिस्क जॉइंट होता है और सराउंडिंग पेरिआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, आपके मसल्स आ जाते हैं, एंटी लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, आपके इरेक्टर स्पाइनल मसल्स या पैरास्पाइनल मसल्स, आपके जो भी मसल्स स्पाइन की मूवमेंट करवाते हैं वो सारे डीप बैक मसल्स सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो मोबाइल सेगमेंट के अंदर, जिसे हमने सेगमेंटम मोबाइल इंटरवर्टेब्रालिस भी कहा, वो क्या है, बेसिकली तीन जॉइंट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तीन जॉइंट का कॉम्प्लेक्स है। एक जॉइंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क है और इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर दो वर्टिब्रा के दरमियान में पड़ी हुई है, और इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर दो वर्टिब्रा के दरमियान में पड़ी हुई है, और फिसेट जॉइंट जो है वो पोस्टीरियरली हर दो वर्टिब्रा के बीच में कनेक्शन होता है। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डायग्राम जो हैं वो आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। पहले तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आप लोगों को ये डायग्राम इसलिए ताकि पता लगे कि स्पाइन, ये स्पाइन है जी, और ये साइड पे उसका ओवरव्यू देख के सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। उसके बाद है आप लोगों के वर्टिब्रा। तो ये एक टिपिकल वर्टिब्रा है, ये टिपिकल वर्टिब्रा है। टिपिकल वर्टिब्रा का मतलब है जो भी लैंडमार्क्स किसी वर्टिब्रा में हो सकते हैं वो इस वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है, लेकिन सारे वर्टिब्रा ऐसे नहीं होते। सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सर्वाइकल के अंदर भी दो वर्टिब्रा ऐसे हैं C1 C2 जिनका स्ट्रक्चर C3 to C7 वर्टिब्रा से डिफरेंट है। थोरेसिक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर सर्वाइकल से डिफरेंट है। लंबर वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है वो थोरेसिक और सर्वाइकल दोनों से डिफरेंट है। सैक्रम का इन सब से डिफरेंट है और कॉक्सिक्स का इन सब से डिफरेंट है। तो हर वर्टिब्रा, हर रीजन के वर्टिब्रा की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आर स्टडीइंग मैनुअल थेरेपी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कि एक लेक्चर जो है वो आप लोगों को वर्टिब्रा की, वर्टिब्रल लैंडमार्क्स, वर्टिब्रल बोनी लैंडमार्क्स की एनाटमी पे दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये लेक्चर हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आई कैन मेक अ लेक्चर एंड डिलीवर इट टू यू। तो क्योंकि मैं चीज़ वही डिलीवर करना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो अपने टॉपिक्स, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन माय इंटरेस्ट डजंट मैटर। जो मैटर करता है वो आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्टिब्रल बोनी लैंडमार्क्स पे और हर वर्टिब्रा की और स्पाइन की एनाटमी पे, बोनी एनाटमी की मैं बात कर रही हूँ, बोनी एनाटमी या मस्कुलर एनाटमी या किसी किस्म की इससे रेलिवेंट जो हमारी मैनुअल थेरेपी हम पढ़ रहे हैं एनाटमी समझना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इफ़ आई फाइंड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट, इवन इफ अ सिंगल स्टूडेंट टेल्स मी कि मुझे ये लेक्चर चाहिए, तो आई विल डिलीवर द लेक्चर। क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि लेक्चर तभी डिलीवर हो जब 10 बच्चे सुनेंगे उसको। अगर एक बच्चा भी
उस चीज़ को समझना चाहता है और उस चीज़ को गेन कर नॉलेज को गेन करना चाहता है, तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू डिलीवर द नॉलेज टू यू एंड मेक कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप कर चाहते हैं। मैं इस लेक्चर में ब्रीफली कवर कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रीफली इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि जब मैं अभी बुक से पढ़ाऊँगी इसी लेक्चर के अंदर, तो आप लोग उस चीज़ को माइंड में विजुअलाइज कर सकें, आप उसको इमेजिन कर सकें, क्योंकि थिंग्स को जो चीज़ें एनाटमी और ये हमारी मैनुअल की, इन चीज़ों को जब तक आप विजुअलाइज करके दिमाग में इनकी पिक्चर ला के नहीं समझेंगे, आपको उतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। तो विजुअलाइजेशन इज़ द की। आप उस चीज़ को दिमाग में लाएं, तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करने के लिए मैंने ये इमेजेस कलेक्ट किए थे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टिपिकल वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर। और टिपिकल वर्टेब्रा के स्ट्रक्चर में क्या है, अच्छा, टिपिकल वर्टेब्रा के स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट, दिस इज द वर्टेब्रल बॉडी जो एंटीरियरली पड़ी होती है। अगर हम फ्रंट से अपनी बॉडी को देखें, फ्रंट से, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी आपको आपके स्पाइन की ये बॉडी पार्ट नजर आएगी और ये हम सुपीरियरली वर्टेब्रा को देख रहे हैं, ठीक है, हम सुपीरियरली वर्टेब्रा को देख रहे हैं, लेकिन फ्रंट जो पार्ट है वर्टेब्रा का वो वर्टेब्रल बॉडी होती है। और ये जो बैक पे पार्ट है, ये सारा पार्ट, दिस इज द वर्टेब्रल आर्च, ठीक है, दिस इज द वर्टेब्रल आर्च। ये सारा पार्ट जो बैक पे होता है, जो बैक से आपको जो भी आप अगर अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपना हाथ फेरें या कोई और उस आपकी स्पाइन को पल्पेट करे, तो वो बैक से इन चीज़ों को पल्पेट कर सकता है जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हैं। लेकिन आपकी फ्रंट पे वर्टेब्रल बॉडी पड़ी हुई है और इसको हम पल्पेट नहीं कर सकते, और ये हम सुपीरियरली व्यू कर रहे हैं, वर्टेब्रा को ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अभी तो आप लोग से कितना समझ लें कि वर्टेब्रा के अंदर ये टिपिकल वर्टेब्रा स्ट्रक्चर है। सारे वर्टेब्रा के अंदर वर्टेब्रल बॉडी होती है फ्रंट पे और बैक पे वर्टेब्रल आर्च होती है, लेकिन सारे वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। हर रीजन के वर्टेब्रा का, हर सेट ऑफ वर्टेब्रा के अपने खास करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपको समझना चाहते हैं तो एज आई मेंशन अर्लियर, आप मुझे बताएं तो आई विल कवर दैट इन अ डिफरेंट लेक्चर, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अभी हमने कहा कि मोबाइल सेगमेंट के अंदर दो फेसेट जॉइंट होते हैं और इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है। तो उस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए ये बुक में जो डायग्राम दी गई है दैट इज़ नॉट सो मच क्लियर, लेकिन इसीलिए मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए कलेक्ट की कि इस डायग्राम में आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक तो इस पॉइंट पे दोनों वर्टेब्रा कनेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये आपकी वर्टेब्रल डिस्क है। ये रीजन जो मैं यहाँ पे येलो में कर रही हूँ, दिस इज योर वर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, सॉरी, इंटरवर्टेब्रल डिस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दो वर्टेब्रा के बीच में ये डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है। और इस डिस्क के शॉर्टली मैंने शॉर्टली नहीं बल्कि काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि इस डिस्क की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो इस डिस्क में आउटर जो है वो एनुलस फाइब्रोसिस पड़ा हुआ है और इनर जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस पड़ा हुआ है। और न्यूक्लियस, इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप एक जो है वो जैम हार्ट्स का बिस्किट होता है या कोई ऐसा बिस्किट जिसके सेंटर में जेली हो, उसको इमेजिन करें कि जो बाहर वाला बिस्किट है पेरिफेरीज पे वो एनुलस फाइब्रोसिस है और जो सेंट्रल जेली या जैम पड़ा हुआ है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस है। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क का काम क्या होता है कि इसने कंप्रेसिव लोडिंग को बेयर करना होता है। अगर आप सोचें कि ये दो वर्टेब्रा आपस में स्क्वीज कर रहे हैं, ये दो वर्टेब्रा अगर एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो ये डिस्क कंप्रेस होगी। तो इस डिस्क का काम क्या है, कंप्रेसिव लोडिंग को फेस करना। उसके अलावा बैक पे अगर आप देखें तो एक तो फ्रंट पे कनेक्शन हो गया इंटरवर्टेब्रल डिस्क के थ्रू दोनों वर्टेब्रा के दरमियान में, दूसरा ये बैक पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ये फेसेट जॉइंट्स नजर आएंगे, और जहाँ जैसे यहाँ पे भी नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इसके अंदर एक आप लोगों का एक वर्टेब्रा के जो ये वाला प्रोसेस फेसेट जॉइंट है, ये इस वर्टेब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट यहाँ पे है।
और जो ये वाला है दिस वन, वो इस वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। तो हर वर्टिब्रा का इंफीरियर और सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट कंबाइन करके फेसेट जॉइंट्स बनाते हैं, जिनको हम ज़ाइगोपोफेजियल जॉइंट्स भी कहते हैं। और जिस तरह जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसका काम है कि वो कंप्रेसिव लोड्स को बर्दाश्त करता है और लोड्स को ट्रांसमिट करता है, उस तरह जो आपके फेसेट जॉइंट्स हैं या आपके ज़ाइगोपोफेजियल जॉइंट्स हैं, उनका काम ये है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट स्पाइन की अलाउ करते हैं। और फॉरवर्ड मूवमेंट्स को हम जो है वो फ्लेक्शन कहते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट्स को हम एक्सटेंशन कहते हैं। अब आप एक कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचें सॉरी, अगर आप खुद सोचें कि अगर हमारी स्पाइन जो वर्टिब्रा है वो पीछे से फेसेट जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट ना करते होते और सिर्फ दरमियान में ही इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी होती, तो हम अपनी स्पाइन को फ्रंट पे या बैक पे कैसे मूव करते? ऐसी कौन सी चीज़ होती जो फ्रंट पे बैक पे मूव कर आर्टिकुलेशन होती जॉइंट्स की, जो फ्रंट या बैक पे मूव करवा के हम सिर्फ क्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क के फ्रंट या बैक पे मूव कर सकते थे? नेवर एवर। ठीक है, तो हम फेसेट जॉइंट्स अल्लाह ताला ने किसी लिए बनाए ताकि हम अपनी स्पाइन की जो फॉरवर्ड जब हम आगे झुकते हैं और पीछे हम जब स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो उसमें हमारे फेसेट जॉइंट्स यानी ज़ाइगोपोफेजियल जॉइंट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये दो फेसेट जॉइंट्स, ठीक है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये तीन चीज़ें मिलके क्या बना रहे हैं आप? मोबाइल सेगमेंट, मोशन सेगमेंट। इन चीज़ों को, इन 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 जॉइंट्स की, फेसेट जॉइंट की और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर हम मूवमेंट प्रोड्यूस करवाएं आइसोलेटेड किसी वर्टिब्रा की, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक मूवमेंट। तो ये मोबाइल सेगमेंट है और ये सारे मोबाइल सेगमेंट्स स्पाइन की जब मूवमेंट करते हैं तो हम आगे झुकते हैं, हम पीछे इरेक्ट खड़े होते हैं, हम रोटेशनल मूवमेंट्स करते हैं, साइड एंडिंग करते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा जी, अब कमिंग टू द टॉपिक, अब हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ चुके थे। कमिंग टू टॉपिक द फेसेट जॉइंट, द फेसेट ज़ाइगोपोफेजियल जॉइंट्स। अब आप लोगों के माइंड में विजुअलाइज हो रहा है कि फेसेट जॉइंट क्या है। ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं, साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं। इंटरवर्टिब्रल इसलिए क्योंकि हर दो वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट है। ठीक है, ट्रू साइनोवियल जॉइंट्स हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ फेसेट्स आर्टिकुलर सरफेस इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अवेलेबल इन ईच मोबाइल सेगमेंट एंड लिमिट्स द रेंज ऑफ सर्टेन स्पाइनल मूवमेंट्स। हम आगे जाके नॉन कपल्ड मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि नॉन कपल्ड मूवमेंट्स क्या होती हैं। उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पेज 27 पे जैसे यहाँ मेंशन है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि नॉन कपल्ड और कपल्ड मूवमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पे जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे बताने के लिए, यू गाइज नो व्हाट डज अ कपल मीन, कि वो चीज़ें जब ज्वाइन करें तो उसे हम कहते हैं कि वो कपल है। तो नॉन कपल्ड मूवमेंट्स वो हैं जो नॉन कपल्ड मूवमेंट्स में हम एक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो मूवमेंट किसी दूसरी मूवमेंट के साथ साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स कि दो मूवमेंट्स एट द सेम टाइम अकर नहीं करती। नॉन कपल्ड मूवमेंट्स में एक मूवमेंट एट अ टाइम परफॉर्म होती है, लेकिन कपल मूवमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा मूवमेंट्स एट द सेम टाइम परफॉर्म होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट डिटेल में हम नेक्स्ट पेजेस में आके पढ़ेंगे। तो क्या हमने पढ़ा कि फेसेट्स के आर्टिकुलर सरफेस की जो ओरिएंटेशन है वो इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि हर मोबाइल सेगमेंट की मूवमेंट जो होनी है वो किस डायरेक्शन में होनी है और कितनी रेंज में होनी है। सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन में और लोअर लंबर रीजन में फेसेट जॉइंट्स जो हैं वो कुछ लोड बेरिंग के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि आपका लंबर रीजन, आपका थोरैसिक और सर्वाइकल रीजन में, आपके सर्वाइकल रीजन ने आपके हेड का वेट बेयर करना है, लंबर रीजन ने आपके थोरैसिक वेट बेयर करना है, थोरैसिक ने आपके हेड और नेक का वेट बेयर करना है। तो अभी हम कहा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो ये काम कर रही है कि वो लोड बेयर कर रही है और वो कंप्रेसिव फोर्सेस को विथस्टैंड कर, लेकिन कुछ हद तक लोअर लंबर रीजन, सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन के जो फेसेट जॉइंट्स हैं, ज़ाइगोपोफेजियल जॉइंट्स या आर्टिकुलरिस इंटर आर्टिकुला, ये भी लोड बेरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर द मैनुअल थेरेपिस्ट टू नो द ओरिएंटेशन ऑफ ईच फेसेट जॉइंट सरफेस in order to safely and effectively direct passive spinal movement. The characteristic orientation of the facet joints in various spinal regions is detailed in the technique section of this book. अच्छा, अब क्या है, ये ज़रूरी है मैनुअल थेरेपिस्ट के लिए कि उसे हर फेसेट जॉइंट की सरफेस की ओरिएंटेशन पता हो कि ये फेसेट जॉइंट्स किधर प्लेस्ड हैं, इनकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो सकती है और कितनी रेंज में हो सकती है और कितनी लिमिटेड है। ठीक है, ये ज़रूरी है जानना। अगर आपने किसी स्पाइनल रीजन के अंदर कोई स्पेसिफिक मूवमेंट पैसिवली प्रोड्यूस करवानी है तो सेफ्टी के लिए और मूवमेंट की और टेक्निक की इफेक्टिवनेस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि ये नॉलेज आपको हो, ज़रूरी हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू गाइज बोर्ड। ठीक है, तो प्लीज़ डू टेल मी
there is any deficit in the lecture or if there is anything I have to improve, please do tell me. Spinal range movement, the amount of motion possible for a mobile segment is limited either by the facets or by intervertebral disc joint. अब हमने कहा कि स्पाइन के अंदर हर रीजन के अंदर हर दो वर्टिब्रा के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस ही मोबाइल सेगमेंट की वजह से होती है। और मोबाइल सेगमेंट के अंदर तीन चीज़ें हैं, दो वो फेसेट जॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाए हैं, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो हर वर्टिब्रा के बीच में पड़ी हुई है। तो मूवमेंट पॉसिबल ही उसकी वजह से है, ठीक है, लेकिन वो जो मोशन हर मोबाइल सेगमेंट के अंदर पॉसिबल है उसकी लिमिट किस वजह से होगी, उसकी लिमिट अब जो जिन चीज़ों की वजह से मूवमेंट कॉज हो रही है, लिमिटेशन भी उन्हीं चीज़ों की वजह से आएगी। चूंकि फेसेट जॉइंट्स, दो फेसेट जॉइंट्स और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वही मूवमेंट करवा रही है, तो यही तीन चीज़ें, यही दो चीज़ें, फेसेट जॉइंट्स दो और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यही मूवमेंट को लिमिट भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि मूवमेंट डायरेक्शन क्या है। अगर किसी एक खास डायरेक्शन में मोबाइल सेगमेंट की मूवमेंट पॉसिबल होगी और किसी एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट लिमिटेड होगी, ठीक है, तो ये जो मोबाइल सेगमेंट है वही किसी भी वर्टेब्रा की मूवमेंट डिटरमिन करता है, और वही ये चीज़ भी डिटरमिन करता है कि उस वर्टेब्रा की मूवमेंट किस डायरेक्शन में लिमिटेड होगी। द हायर द डिस्टेंस इन रिलेशन टू इट्स ओन डायमीटर द ग्रेटर द मोबिलिटी ऑफ द इंटरवर्टेब्रल सेगमेंट, ठीक है, जितना डिस्क अपने डायमीटर के साथ जितनी रिलेशन में होगी उतनी ही इंटरवर्टेब्रल सेगमेंट की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड, अब स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं हम, एक पर्सन की एबिलिटी कि वो मूवमेंट को ईजीली परफॉर्म कर सके, ठीक है, अपने आप को फ्लेक्सिबल आप कह लेना, फ्लेक्सिबल वर्ड का क्या मतलब है, ईजीली आप किसी भी चीज़ को बेंड स्ट्रेटन कर सकें। इन लेमन लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बता रही हूँ। तो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स क्या हैं, पर्सनस एज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बंदे की एज। जैसे यंग हैं या बच्चे हैं, उनके अंदर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, किसी एल्डरली पर्सन में स्पाइन की उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। हेल्थ ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग स्पाइन, फिर स्पाइन के इर्द गिर्द जितने भी पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किसी भी जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो वास्कुलर बंडल्स हैं, वो सब, उनकी कंडीशन क्या है, क्वालिटी क्या है, उनकी हेल्थ क्या है, वो अपनी इन्फ्लेम तो नहीं है, डिजीज़ तो नहीं है, फिजिकल कंडीशनिंग, बंदे की ओवरऑल हेल्थ, हेरिडिटरी फैक्टर्स इन एडिशन टू द फंक्शनल एनाटमी ऑफ द स्पाइन, ये सब चीज़ें इन पे डिपेंड करता है कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी किसी बंदे में कितनी होगी। तो इससे तो एक बात हमें पता लग गई कि स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर बंदे के अंदर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं कि हर बंदे के अंदर स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंसेस क्या आएंगे। विद फ्लेक्शन ऑफ द एंटायर स्पाइन बिलो C2 से नीचे अगर सारी स्पाइन की आप फ्लेक्शन करवाएं, द टिपिकल स्पाइन प्रेजेंट्स एज अ कर्व विद फ्लैटेंड एंड्स। फ्लेक्शन करवाएं मतलब कि आप फॉरवर्ड बेंड करें अगर C2 से नीचे सारी स्पाइन, तो क्या होगा, आपको बिल्कुल फ्लैट एंड्स मिलेंगे, थोरैसिक काइफोसिस इंक्रीज होगा, ठीक है, सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोसिस जो है वो फ्लैटेंड होंगे। काइफोसिस आप लोगों को पता होगा कि एक काइफोसिस थोरैसिक वर्टेब्रा में होता है कि वो बैक की तरफ एक हंच निकली होती है, ठीक है, और लॉर्डोसिस जो है वो एंटीरियरली कनकैविटी आई होती है वर्टेब्रा के अंदर। सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोसिस में सर्वाइकल और लंबर जो आपके स्पाइनल रीजन्स हैं उनमें लॉर्डोटिक कर्व्स होती हैं, और जो आपकी थोरैसिक रीजन है स्पाइन की उसके अंदर काइफोटिक कर्व होती है। तो जब अगर आप पूरी स्पाइन की बिलो द C2 मतलब कि आप सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे से लेकर पूरी स्पाइन की अगर फ्लेक्शन करवाएं, फॉरवर्ड बेंड करें, तो आपको जो आपकी थोरैसिक रीजन के अंदर काइफोटिक कर्व है वो इंक्रीज्ड मिलेगी, बैक की तरफ कन्वेक्सिटी मतलब कि मिलेगी आपको, और सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोसिस में जो कनकैविटी आपको मिलती है, लॉर्डोटिक कर्व्स मिलती हैं, वो आपको फ्लैटेंड मिलेंगी, स्ट्रेट मिलेगी, ठीक है। और ये नीचे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये देखें, ये जो है, ये बात कर रही हूँ मैं फ्लेक्शन की। इसमें आप देखें कि आप लोग, ये है थोरैसिक काइफोसिस, ठीक है, और ये था आपका लंबर में देखें आपका जो है फ्लैट आ रही है, कोई भी बाहर की निकली हुई या बहुत अंदर गई हुई, और ना ही आपकी जो ये है सर्वाइकल, इसमें भी ना बाहर निकली हुई ना अंदर गई, सिर्फ थोरैसिक काइफोसिस इंक्रीज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, नेक्स्ट है न्यूट्रल में देखें आप, न्यूट्रल में स्पाइन ऐसे होती है, एस शेप्ड, रफली एस शेप्ड, और ये मैक्सिमल एक्सटेंशन,
ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन में। उसके बाद क्या है, इन मैक्सिमल एक्सटेंशन द स्पाइन इज लाइक अ रॉड विद डॉर्सली एंड कर्व्ड एंडिंग्स। अब ये देखिए मैक्सिमल एक्सटेंशन में डॉर्सली कर्व्ड एंडिंग्स होती हैं, बैक पे एंडिंग्स आपको कर्व्ड मिलेंगी सारी। ठीक हो गया। स्पाइनल कर्वेचर विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ इंडिविजुअल डिस्क एंड वर्टिब्रल बॉडी। स्पाइनल का कर्वेचर डिपेंड करता है कि वर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हैं उनकी शेप क्या है और वर्टिब्रा की बॉडीज की शेप क्या है। Intervertebral segments within each spinal region have characteristic ranges and patterns of movement। जो भी intervertebral segments हैं हर spinal region के अंदर, और segments का मतलब आप लोगों को पता है, हम मोबाइल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, उनके अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट है, अपनी पैटर्न्स हैं हर मोबाइल सेगमेंट की। बिकॉज इट इज नॉट क्लिनिकल प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिग्रीज इन मूवमेंट इन ईच स्पाइनल सेगमेंट। जिस तरह हमें पूरी बॉडी की, अब साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं कि नी की फ्लेक्शन की रेंज क्या है, नी की फ्लेक्शन की जो डिग्रीज है गोनोमीटर के थ्रू वो क्या आती है, नी की एक्सटेंशन की क्या रेंज है, किस डिग्री तक जाके नी एक्सटेंड होती है। ठीक है, जो है ये शोल्डर की एबडक्शन किस डिग्री पे होती है, एडक्शन किस डिग्री पे होती है, हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन स्पाइनल सेगमेंट के अंदर क्लिनिकली प्रैक्टिकल नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिग्री स्पाइनल सेगमेंट के अंदर, मोबाइल सेगमेंट के अंदर उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट की डिग्री आप कैलकुलेट कर सकें। इसीलिए क्लिनिशियंस क्या करते हैं, दे कंपेयर द रेंज ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट्स टू डिटरमिन इफ द मूवमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पाइनल रीजन। वो मूवमेंट्स को कंपेयर करते हैं डिफरेंट रेंजेस में, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी मूवमेंट्स किस स्पाइनल रीजन के साथ एसोसिएटेड हैं। सर्वाइकल रीजन के अंदर कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, कौन सी मूवमेंट्स लिमिटेड हैं, थोरेसिक रीजन के अंदर कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, कौन सी मूवमेंट्स लिमिटेड हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रेंजेस को कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट्स के अंदर। सर्वाइकल के अंदर रेंज परफॉर्म करवाएंगे और फिर थोरेसिक के अंदर रेंज परफॉर्म करा के उनको कंपेयर करके पता लगाएंगे कि किस रीजन के साथ कौन सी मूवमेंट खास है। The graphs below illustrate some characteristic patterns of range of movement that can be palpated in various spinal regions। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्राफ में आप देखें जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे रेंज ऑफ मूवमेंट शो की हुई है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्राएं। फिगर 1.3 में अब ये ग्राफ में आप देखें, ग्राफ कर्व क्या प्रेजेंट कर रही है, सैजिटल प्लेन में स्पाइनल मूवमेंट जो है प्रेजेंट करी है। सैजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है आपकी, सैजिटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सा होगा, फ्रंटल। सैजिटल प्लेन में आपकी, सैजिटल प्लेन वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन गुजारें तो और उसको आप एक प्लेन कंसीडर कर लें तो वो आपका सैजिटल प्लेन है। ठीक है, तो उस प्लेन के अंदर आप कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये चीज़ हम हमारे बायोमैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ रही है। प्लेन्स, ये सारे प्लेन्स और एनाटॉमिकल टर्म्स ये सब हमारे नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स लेक्चर में ये चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है सैजिटल प्लेन का तो नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स के लेक्चर के लिए बी रेडी। सैजिटल प्लेन के अंदर कौन सी मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आप देखें कि जितनी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर सब में सेम आ रही है, लेकिन L5 to S1 मतलब कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा और फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट जो है आपका मोबाइल सेगमेंट, वहाँ पे एक्सटेंशन ज़्यादा है, फ्लेक्शन कम है। अब आप लोग देखें नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, स्पाइनल सेगमेंटल रेंज ऑफ मूवमेंट इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। द वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट। वाई एक्सिस मैंने बताया आपको, हम रेंज ऑफ मूवमेंट शो कर रहे हैं। एक्स जो एक्सिस है वहाँ पे हम हर मोबाइल सेगमेंट के अंदर देख रहे हैं कि कितनी मूवमेंट है। C2 पे आप देखें, यहाँ पे लेट मी मार्क टू मेक इट मोर इजी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग देखें C2 से लेकर C3 तक आप देखें। C2 जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि C2 और C3 का मोबाइल सेगमेंट, क्योंकि एक वर्टिब्रा अकेला मोबाइल सेगमेंट नहीं बनाता, दो वर्टिब्रा जब मिलते हैं तो मोबाइल सेगमेंट मिलते हैं, क्योंकि दो वर्टिब्रा जब मिलेंगे तो उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क आएगी और पीछे से रेसेट जॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो जब हम C2 की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम C2 C3 मोबाइल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये जितनी भी लाइन्स दिखाई हैं इनमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इन सब लाइन्स में फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों मतलब है। ठीक है, हम ना दोनों मतलब है। ठीक है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब में आप देखें कि ऑलमोस्ट इक्वल है, हर लाइन जो है वो फ्लेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है और एक्सटेंशन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेप्ट द L5 S1 सेगमेंट। सिर्फ L5 इस सेगमेंट पे आप देखें यहाँ पे आके लाइंस सेपरेट हो गई हैं,
यहाँ पे लाइन स्प्लिट कर गई है और आप देखें यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा है। ये देखें, ये एक्सटेंशन आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट आ रही है और फ्लेक्शन आपकी देखें कहाँ पे आ रही है यहाँ पे। तो फ्लेक्शन की रेंज कितनी कम है और एक्सटेंशन की रेंज कितनी ज़्यादा है, यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, ये ग्राफ अगर आप नहीं भी समझ आएगा तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ग्राफ सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए आपको कि आप देखें कि हर जो स्पाइनल रीजन है उसके अंदर सेगमेंटल मूवमेंट्स हर की रेंजेस डिफरेंट होती हैं। और जब हमने ग्राफ चेक किया तो सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर सब में हमें तकरीबन फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑलमोस्ट सेम मिली, लेकिन L5 और S1 जो सेगमेंट था, फिफ्थ नंबर और फर्स्ट सैक्रल जो मोबाइल सेगमेंट था, वहाँ पे एक्सटेंशन की रेंज ज़्यादा थी और फ्लेक्शन की रेंज कम थी। मतलब कि ये मोबाइल सेगमेंट फ्लेक्शन में कम जाता है और एक्सटेंशन में ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया। कर्व रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ कपल्ड मूवमेंट्स। अब कपल्ड मूवमेंट मैं आप लोगों को बता के आई हूँ कि नॉन कपल्ड मूवमेंट मतलब कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, सिर्फ फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है, सिर्फ एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है। लेकिन कपल मूवमेंट क्या मतलब है कि फ्लेक्शन के साथ हमने कोई और मूवमेंट भी ऐड कर दी है, एट द सेम टाइम रोटेशन कर रहे हैं या साइड बेंडिंग कर रहे हैं। कर्व रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ कपल्ड मूवमेंट इन साइड बेंडिंग एंड रोटेशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन इज शोन इन फिगर 1.4। अब फिगर 1.4 में हमने कपल्ड मूवमेंट शो की है। फिगर जो पहले हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे हमने नॉन कपल्ड मूवमेंट शो की थी। यहाँ पे हमने फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग, रोटेशन जो है वो सेम तरफ हमने कपल किया, तो वहाँ पे हमने देखा तो उसका ग्राफ लगाया तो क्या हुआ, तो प्योर क्या हमने देखे स्पाइनल रीजन्स के अंदर प्योर साइड बेंडिंग या प्योर रोटेशनल मूवमेंट्स स्मॉल है। अगर आप सिर्फ स्पाइन के अंदर सिर्फ साइड बेंडिंग मूवमेंट्स या सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दैट इज हार्ड टू प्रोड्यूस और बहुत कम रेंज के अंदर साइड बेंडिंग या रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब हम पहले फ्लेक्शन परफॉर्म करवा के उसके बाद साइड बेंडिंग और रोटेशन को ऐड करेंगे तो फिर आपको मूवमेंट की रेंज इंक्रीज्ड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात समझ आई है कि मूवमेंट स्पाइनल रीजन्स के अंदर कपल्ड मूवमेंट्स की रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है, और नॉन कपल्ड मूवमेंट्स के अंदर अगर आप सिर्फ साइड बेंडिंग प्योरली या प्योर रोटेशनल मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस तो हो जाएगी लेकिन उसकी रेंज बहुत कम होगी। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, जॉइंट पोजिशनिंग फॉर एवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। अब हम पीछे से पढ़ के तो आ गए कि स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने के दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉइंट पोजिशनिंग इवैल्यूएशन करने के लिए, कि जॉइंट का डिसफंक्शन चेक करने के लिए और फिर उसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है, उसके लिए जॉइंट की प्लेसमेंट्स तीन तरह की होती हैं। Successful segmental evaluation and manual mobilization of the spine require the practitioner to skillfully position the mobile segment specifically in 1, 2 or 3 planes to encourage or limit a movement। किसी भी मोबाइल सेगमेंट को इवेल्युएट करने के लिए और उसको मैनुअली मोबिलाइज करवाने के लिए। मोबिलाइजेशन का मतलब मैं मैनुअल थेरेपी के फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया या अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ गो टू द सेशन 1 ऑफ और मैनुअल थेरेपी सीरीज़। और अगर वहाँ पे भी सुन के आपको समझ ना आए, लेकिन आई नो कि आपको वो सुन के समझ आ जाएगी, और फिर भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर हमने किसी भी सेगमेंट को इवेल्युएट करना है या मैनुअली मोबिलाइज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिशनर मोबाइल सेगमेंट को 1, 2 या 3 प्लेन्स में प्लेस कर सके या मूवमेंट को लिमिट कर सके। ठीक है, कहीं पे बाज़ औक़ात हमें मूवमेंट लिमिट करनी पड़ती है कुछ जगह पे, ताकि कुछ दूसरी जगह पे हम मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकें। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने क्या प्रैक्टिकली जॉइंट की पोजीशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रेस्टिंग पोजीशन, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन एंड नॉन रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन, अब रेस्टिंग पोजीशन के नाम से पता लग रहा है वेयर पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट लैक्स अलाउइंग फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ जॉइंट प्ले। रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होगी जहाँ पे आपको टिश्यूज में कोई टेंशन नहीं मिलेगी, स्ट्रक्चर्स स्ट्रेच नहीं होंगे, मसल्स टाइटन नहीं होंगे, हर चीज़ जो है आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द सराउंडिंग हर चीज़ रिलैक्सड होगी और वहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट रेंज मिलेगी जॉइंट प्ले की। अब जॉइंट प्ले क्या है? जॉइंट प्ले इज अ सिनोनिमस टर्म फॉर आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। जॉइंट प्ले एक दूसरी टर्म है आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के लिए। और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या है ये भी हम मैनुअल थेरेपी का लेक्चर सेशन 1 था जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे, उसके अंदर हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को आप जॉइंट प्ले का नाम भी देते हैं। तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर हमने जस्ट टू रिकॉल पढ़ा था कि आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस की मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं और वो मूवमेंट्स कितनी तरह की होती हैं, ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। तो
उसको आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को हमने जॉइंट प्ले भी कह दिया। तो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आपको जॉइंट प्ले, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्स रिलैक्स्ड हैं, मोस्ट लैक्स हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी। उसके बाद है एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। अब रेस्टिंग पोजीशन आपको उस बंदे के अंदर मिल जाएगी जिसको कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्फंक्शन नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही जॉइंट के साथ। लेकिन अगर कहीं पे जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्फंक्शन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे पेशेंट के आपको एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन मिलेगी, जहाँ पे पेशेंट अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर्स को प्लेस करेगा। वहाँ पे आपको ट्रैक्शन की जो है जॉइंट ट्रैक्शन के जॉइंट प्ले ग्रेटर से नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको पेशेंट सब बताएगा कि मैं इस पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ। वहाँ पे आपको एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में लीस्ट टेंशन मिलेगी, लीस्ट मसल एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट उसको कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पोस्चर, कोई ना कोई ऐसी पोजीशन फाइंड कर लेता है जहाँ पे उसको पेन कम फील होती है। तो उस पोजीशन को जो वो अडॉप्ट करता है, हम स्पाइन के अंदर उसको एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन होंगे। And then the last is non-resting position, where subtle joint dysfunctions become apparent and are best treated, where specific soft tissues can be targeted for evaluation, movement or stretching. Non-resting position is outside the resting zone. यहाँ पे structures relax नहीं होंगे, relax नहीं होंगे। यहाँ पे आप structures को best treat करते हैं। इसके अंदर ही हम stretching करते हैं, movement करते हैं, और यहाँ पे हम specific soft tissues हर वो tissue जो किसी दूसरे structure को surround करता है, उसे हम soft tissue कहते हैं। तो आई थिंक द लेक्चर हैज़ बीन क्वाइट लेंथी, और मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा तो पढ़ाने का कुछ नहीं है। मैं तो पढ़ा दूंगी, आपको चैप्टर पूरा कवर करवा दूंगी, लेकिन आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस, और ना मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का इस सब्जेक्ट के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इस ड्राई सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई डोंट नो मेरे लेक्चर कौन कौन से स्टूडेंट सुनते हैं, कहाँ कहाँ से सुनते हैं, तो मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया ज़रूर करें। तो इस तरह हमारी एक बॉन्डिंग भी डेवलप होगी, और मुझे पता भी होगा कि कितने स्टूडेंट्स मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मैं भी अपना वक्त निकालती हूँ और इस पर मेरी भी मेहनत लगती है। लेकिन उस मेहनत का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों के स्टडीज़ में आप लोगों की थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो जिस तरह आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए मेरी तरफ से स्टडी के अंदर जो है वो एक्टिव रहने के लिए, इस तरह मुझे भी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी हमेशा, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूं। तो आई होप द लेक्चर वाज गुड। तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी चीज़ आप लोग मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को लगे कि मुझे लेक्चर में ऐड करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे लेक्चर में नहीं होती, या वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी। और एक और बात कि आप लेक्चर्स को मोबाइल पे सुनते हैं या लैपटॉप पे सुनते हैं, प्लीज़ लिसन द लेक्चर्स बाय जूमिंग द स्क्रीन। अपने यूट्यूब पे जब आप लगाते हैं तो लेक्चर जूम कर ले करें। और उसके अलावा आप इसको अपने क्लास फेलो के साथ, अपने इर्द गिर्द जितने भी अपने सोशल मीडिया पे मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी तरह और भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जितने लोगों तक नॉलेज पहुँचेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है, हमारी फील्ड के लिए बेहतर है, क्योंकि हम सब एक पेज पे इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हमारी फील्ड को भी वो इज़्ज़त मिलेगी जो हम देखना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी फील्ड की बहुत इज़्ज़त है। एंड सून आई विल बी गिविंग अ लेक्चर ऑन रिलेटेड टू और आई विल काउंसिल यू गाइज रिलेटेड टू आवर फील्ड। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, और कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि एचईसी से डिग्रीज एफिलिएटेड नहीं है, और ये है और वो है। तो कुछ हार्श फैक्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि प्रैक्टिस में हूँ तो आई नो कि हमारी फील्ड की क्या रिस्पेक्ट है। ठीक है, और रही बात डिसरिस्पेक्ट की या फ्लॉज की, तो वो सिर्फ हमारी फील्ड के साथ नहीं, हर फील्ड से अटैच्ड होता है। तो ये बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। आई विल डू अ सेपरेट मोटिवेशनल सेशन फॉर दैट इंशाल्लाह एज सून एज आई फाइंड टाइम। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हो, आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको ज़रूर लगाइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टेक केयर एंड डू लिसन लेक्चर अगेन एंड अगेन टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।